हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम 10th क्लास साइंस की टॉपर्स की कॉपी देखेंगे और ये देखेंगे कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं, किस तरीके से वो अपनी कॉपी को लिखते हैं, कौन से डायग्राम को किस तरीके से बनाते हैं। ये सब आज इस वीडियो में देखेंगे, जिसकी मदद से आप भी अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं और जो छोटी छोटी जो गलतियाँ जो आप लोग करते हैं एग्ज़ाम में, उनसे कैसे बच सकते हैं। तो इसके लिए ये वीडियो पूरा देखें। तो ये जो मेरे पास कॉपी है, ये लास्ट ईयर की MP बोर्ड क्लास 10th की कॉपी है साइंस सब्जेक्ट की। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ये टॉपर्स की कॉपी है, कैसे लिखते हैं टॉपर्स। इस आप जैसा आप देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल, ये शिक्षा मंडल भोपाल से जो कॉपी है वो सब उनकी साइट से निकाली है। अब देखते हैं फर्स्ट आंसर नंबर फर्स्ट। ये वन वर्ड का आंसर है। वन वर्ड को किस तरीके से लिखा है, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन, द कॉमन नेम ऑफ, ये इसमें हाइड है। मैं आपको पूरा क्वेश्चन बताता हूँ। मेरे पास लास्ट ईयर का पेपर है, उसको मैं पढ़ के बताता हूँ। द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2। इस कंपाउंड का कॉमन नेम पूछा है, तो इसने लिखा है ब्लीचिंग पाउडर। आप ये देखो, किस तरीके से लिखा है। राइटिंग देखो, नीट और क्लीन राइटिंग है, ऐसे ही आपको लिखना है। सेकंड देखो, विच मेटल डज नॉट कोरोड ईजिली, ये क्वेश्चन था, इसका आंसर था गोल्ड। बस आप इतना भी लिख सकते हैं, पर इसने पूरा लिख के दिखाया है, गोल्ड इज द मेटल दैट डज नॉट कोरोड ईजिली। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, ये वन वर्ड के आंसर है। थर्ड में वन वर्ड पूछा गया था, व्हाट आर एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं? तो एलॉयज आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड मेटल एंड नॉन मेटल। एलॉयज क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं मेटल और नॉन मेटल की। तो इस तरीके से लिखा है। वन वर्ड में भी लिख सकते हैं अपन, क्योंकि वन वर्ड, और वन सेंटेंस में भी लिख सकते हैं। जो आंसर वन वर्ड के लिए उसमें वन वर्ड लिख सकते हैं, और जो जिसमें वन सेंटेंस लिखने की जरूरत है उसमें वन सेंटेंस लिख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से लिखा है। और इसमें एक आप गौर कर रहे हैं तो देखा होगा कि इसमें अंडरलाइन है। जो आंसर, जो मेन पॉइंट है आंसर का, उसमें अंडरलाइन की हुई है। जैसे होमोजीनियस, इस सब पे, जैसे ये होमोजीनियस, एक सेकेंड, जैसे ये होमोजीनियस लिखा है, इस पे अंडरलाइन है। गोल्ड, ये मेन आंसर है। ब्लीचिंग पाउडर, इन सब पे जो मेन चीज़ है उस पर अंडरलाइन की हुई है। जैसे ये सेरिबलम, केमिकल इम्पल्स, KWH, इसको शॉर्ट में लिखा है और उसका फुल फॉर्म भी लिखा है। तो आप भी कोशिश करें, अगर कोई शॉर्ट में लिख रहे हैं तो उसका फुल फॉर्म भी ब्रैकेट में लिखें। ठीक है, आगे देखते हैं। आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 में यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट जिसे अपन बोलते हैं, उनके आंसर्स लिखे हैं। तो इसका हम फर्स्ट आंसर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक रिएक्शन दी हुई है, उसको बताना था ये कौन सी रिएक्शन है। इसमें 4 ऑप्शन थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और लास्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उसका जो राइट आंसर था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो लिखा गया है। तो ऐसे ही लिखना है अपन को। फर्स्ट नंबर पहले, सबसे पहले आंसर नंबर कौन सा लिख रहे हैं उसको स्पष्ट डालना चाहिए। जैसे इन्होंने यहाँ लिखा है आंसर नंबर 2, जो सेट था उसमें आंसर नंबर 2 पे था तो उन्होंने 2 डाला है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो वो शो हो रही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फर्स्ट का बी वाला है तो साफ। सबसे पहले ध्यान देना है कि आपको नीट और क्लीन लिखना है, बिल्कुल दिखना चाहिए। एग्जामिनर को चेक करते टाइम बिल्कुल साफ सही से समझ आना चाहिए क्या लिखा है। आप फर्स्ट का बी आंसर लगाया है इन्होंने, तो सही से लिखा है। सेकंड का सी है, ऐसे करके देख रहे हो आप, सही बिल्कुल अच्छी नीट और क्लीन राइटिंग में लिखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी फिर क्वेश्चन आंसर भी आगे देखेंगे, क्वेश्चन आंसर किस तरीके से लिखे गए हैं उनको भी अपन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो उनका है, इसमें फिलअप थे। फिलअप में फर्स्ट एक आपको बताता हूँ पढ़ के। फर्स्ट में क्या था, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आर मेजर्ड बाई। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किससे मेजर किया जाता है, उसका आंसर लिखा हुआ है वोल्टमीटर। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, जो आंसर है उसको लिख सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डालो, उसके बाद आंसर। फर्स्ट का वोल्टमीटर है तो वोल्टमीटर लिखो। सेकंड क्वेश्चन में पढ़ के बताता हूँ, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इसका आंसर डिस्पर्जन भी हो सकता है, इसमें पूरा लिखा डिस्पर्जन ऑफ लाइट, पूरा आंसर लिखा है। क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं। बहुत से लोग क्या करते हैं, कुछ भी लिखने के चक्कर में क्वेश्चन भी लिख देते हैं। क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन से आपका टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए डायरेक्ट आंसर लिखिए। आंसर नंबर डालिए, कौन सा आंसर लिख रहे हैं और उसके कौन सा पार्ट लिख रहे हैं उसको लिखो, और उसके आंसर लिखना। अब आगे देखते हैं। आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4 में ट्रू और फॉल्स दिए। मैं आपको फर्स्ट ट्रू फॉल्स पढ़ के बताता हूँ, फिर अपन चलते हैं आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स कैसे लिखेंगे।
फर्स्ट ट्रू फॉल्स था, द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स गेट एक्यूमुलेट इन आवर बॉडीज इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो इसका आंसर ट्रू था, तो इसमें ट्रू लिख दिया गया। ठीक है, ऐसे आंसर नंबर डालना है, कौन सा आंसर लिख रहे हैं अपन, और उसके ट्रू और फॉल्स पार्ट्स सारे लिखने हैं सही तरीके से, उसके ट्रू और फॉल्स। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5 पे मैचिंग है, मैचिंग को इन्होंने पूरा लिखा है। आप भी कोशिश करें कि आंसर ना लिख के 5-6 मैचिंग आती हैं तो उनको सामने सामने लिखें। ऐसा नहीं करें कि बहुत से लोग क्या करते हैं, उनको लिख के फिर उन्हें मिलाते हैं, फिर उनको जैसे जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसके सामने पहले पूरा उतार लेते हैं जो लिखा है, फिर उसको ऐसे ऐसे करके मैच करते हैं। तो ऐसे मैचिंग नहीं मिलानी है आपको। जैसे बच्चे लिख के ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर उसको ऐसे लाइन कर करके मिलाते हैं, ऐसे नहीं मिलानी, ऐसे बहुत गंदा लगता है और एग्जामिनर नंबर भी काट सकता है। तो ऐसे नहीं करना। जो क्वेश्चन है, जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो आंसर है आर्टरी, तो उसको सामने लिखना है। ये नहीं है कि उसको लिखने के बाद अपन मिला रहे हैं छोटे बच्चों की तरह मैचिंग मिला रहे हैं, लाइन्स नहीं निकालनी, ये बहुत गंदा लगता है। बिल्कुल साफ लिखें, तरीके से लिखें। ऐसे क्वेश्चन लिख लें एक साइड, उसका आंसर्स लिखते जाओ, उनके नंबर्स भी डालते जाएं कौन सा नंबर का आंसर है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। ये फर्स्ट आंसर नंबर 6, आंसर नंबर 6 इसमें पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पूछी गई। तो देखो किस तरीके से लिखा है, देखना। टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, दो प्रॉपर्टीज लिखी गई हैं, जितनी आपको लिखनी है 3 लिखनी है, तो यहाँ 3 लिखना है। 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इन्होंने 2 लिखा है, प्रॉपर्टीज 3 लिखनी है। अगर 2 पूछा है, आपको 3 याद है तो आप 3 लिख सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आपको 2 पूछा है 5 लिख रहे हैं, इतना नहीं लिखना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो 2 प्रॉपर्टीज, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन था तो 2 प्रॉपर्टीज काफ़ी हो जाए, तो उन्होंने 2 प्रॉपर्टीज लिख दी, फर्स्ट और सेकंड। देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, क्लोज्ड कर्व होती। तो उन्होंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी उसको हाईलाइट करके रखा है, उसको अंडरलाइन कर दिया है। जैसे ये क्लोज्ड कर्व को अंडरलाइन करके रखा है, ऐसे ही जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं आंसर्स में, उनको अंडरलाइन कर दो। आप भी अपनी कॉपी में लिखते टाइम अंडरलाइन कर सकते हैं, और राइटिंग अच्छी रखें, राइटिंग पे विशेष ध्यान दें। जैसे दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज इन साउथ पोल। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। तो नॉर्थ से साउथ, तो नॉर्थ इंपॉर्टेंट है, साउथ तो यहाँ अंडरलाइन कर रहा है। ऐसे ही आपको भी अंडरलाइन कर सकते हैं, इससे एक इफेक्ट, अच्छा इफेक्ट जाता है। जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है उसे लगता है कि बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है, वरना तो फिर ये ऐसा लगता है कि बस काम चल रहा है लिखा हुआ। ठीक है, देखो थर्ड वाला, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं होती। तो ये भी देखो, इसमें जो मेन पॉइंट है नेवर इंटरसेक्ट, कभी इंटरसेक्ट नहीं होती, तो उसको अंडरलाइन कर रखा है। ऐसे ही आपको लिखना, कोशिश करें बिल्कुल क्लीन और साफ लिखें, और जो इम्पोर्टेंट है उनको अंडरलाइन कर दें। जैसे इन्होंने देखो लिखने से पहले यहाँ यहाँ इस साइड ऊपर देखो ये लाइन्स निकली है, उसके बाद भी इन्होंने आंसर लिख लिया, उसके बाद लाइन निकाली है, एक आंसर कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये लाइन है। ऐसे ही आप भी कोशिश करें, उसके लिखने के बाद आप भी अपनी एक लाइन निकालें, स्केल लेके जाएं और पेंसिल से लाइन कर दें। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें जो क्वेश्चन था उसमें ओजोन के बारे में बताना था, ओजोन क्या है और उसके इफेक्ट क्या है। तो उन्होंने पहले आंसर नंबर, ये और का क्वेश्चन है, देखो कई बार क्या होता है बच्चे सिर्फ ये डाल देते हैं आंसर नंबर 7, आंसर नंबर 7 डाल के नहीं छोड़ना है। इन्होंने देखो आंसर नंबर 7 तो डाला है और उसमें और भी लिखा है, और अगर और का आंसर लिख रहे हैं तो और लगा के लिखा है। फिर क्या लिखा है ओजोन के बारे में, ओजोन इज ए मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, जो इंपॉर्टेंट उसको अंडरलाइन करके रखा है। ठीक है, और ये लेयर, देयर देयर इज ए लेयर ऑफ ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर, किसमें पाई जाती है ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फीयर, उसको हाईलाइट किया। इसके इफेक्ट क्या है, इफेक्ट को भी अलग छोटी सी हेडिंग बना के उसको अच्छे से समझाया है। ओजोन लेयर स्टॉप द अल्ट्रा वायलेट रेस फ्रॉम सन टू एंटरिंग इन इट एटमोस्फियर। ओजोन क्या करती है, स्टॉप करती है यूवी रेस को, जिसे अपन अल्ट्रा वायलेट रेस बोलते हैं, जो सन से आते हैं उनको स्टॉप करती है। तो कौन सी रेस, अल्ट्रा वायलेट रेस। इसको चाहो तो आप ब्रैकेट में यूवी ब्रैकेट में लिख सकते हो, उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके लिखना है। अब आगे देखो आंसर नंबर 8। आंसर नंबर 8 में भी देखो जो कॉपर सल्फेट, तो क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ फिर आप आंसर लेट करना। क्वेश्चन ये था, व्हाई डज द कलर ऑफ ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। राइट रीजन, इसका रीजन लिखना था। आयरन नेल को जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला जाता है तो कलर क्यों चेंज है, उसके बारे में लिखा है। इसमें देखो
जो मेन पॉइंट है उनको हाईलाइट कर रखा है, ब्लू टू ग्रीन, आयरन मोर रिएक्टिव है इसलिए, और एक रिएक्शन भी दे रखी। अब हम क्या करते हैं, बस आंसर जो लिखा है उसको लिख के छोड़ देते हैं। अगर आपको रिएक्शन याद है तो कोशिश करें रिएक्शन लिखने, उससे अलग इफेक्ट पड़ता है, उस पर एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांस रहते हैं। कहीं कट भी रहे होंगे तो एग्जामिनर काटेगा नहीं, ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन वेयर एसिड एंड बेस रिएक्ट। न्यूट्रलाइजेशन क्या रिएक्शन क्या होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा, जहाँ एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस, तो उसको हाईलाइट करके रखा, उसको अंडरलाइन कर लिया, और उसकी अगर आपको एग्जाम्पल याद हो तो एग्जाम्पल लिख सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से लिखना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे ये क्वेश्चन नंबर 10 कैल्सिनेशन के बारे में बताया गया है। इसमें भी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर रखा है, और आप देख रहे हो इसमें एग्जाम्पल में सब में एक में इक्वेशन लिखी हुई है, रिएक्शन लिखी हुई है। ऐसे भी कोशिश करो कि आप जो डेफिनेशन याद कर रहे हो 2 नंबर के लिए, उसकी एक एग्जाम्पल में ऐसी रिएक्शन याद कर लें जो सिंपल सी हो, उसको लिख दें, उससे भी अलग इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और ये लाइन निकालना ना भूलें, इसमें सारी क्वेश्चन के बाद जो अंडरलाइन ये लाइन बनी हुई है, और उसके नीचे देखा क्वेश्चन नंबर 11, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल पूछा गया है, तो प्रॉपर्टीज लिखी है उसके, देखो जो जैसे ये वाला देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल इज ए स्वीट एंड वर्निंग टेस्ट। इथेनॉल का टेस्ट कैसा होता है? स्वीट और वर्निंग होता है। तो उन्होंने क्या किया है, वर्निंग पे अंडरलाइन कर रखी, क्योंकि ये वर्निंग इसमें मेन पॉइंट है। इनफ्लेबल पे अंडरलाइन कर रखी, एडेड इन वाटर पे अंडरलाइन कर रखी, ठीक है। ऐसे ही आपको भी ध्यान रखना है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन करके चलो। अब देखो इसमें एक डिफरेंस बिटवीन दिया गया है। डिफरेंस तुम देखो, पहले किस तरीके से टेबल में लिख के किया, पहले लिखा है, पहले आप लिख लो फिर टेबल बना लो। इन्होंने क्या किया, पहले लिखा है पूरी टेबल बना दी, पहले ऐसे ही आप लिख लो, आंसर नंबर डालो, आंसर नंबर कौन सा है उसको सही तरीके से लिखो, और जैसे ये ब्लड लिखा है और लिम्फ, ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस पूछा है, तो देखो इन्होंने किस तरीके से लिखा है, उसमें भी जो इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर रखा है। सर्कुलेटरी सिस्टम, ये देखो आरबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ठीक है, और उसको एक टेबल बना के ऐसे बंद कर सकते हैं, इससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13, इसमें फंक्शन प्लांट हार्मोन्स के पूछे थे, ऑक्सिन और जिब्रेलिन, इसके फंक्शंस लिखे हुए जो इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट किया हुआ है। आंसर नंबर 14, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो आंसर लिखा हुआ है वो बिल्कुल नीट और क्लीन, और जो इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन करके रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो आंसर नंबर 15, ये एक न्यूमेरिकल था, तो इन्होंने लिखा है ऐसे ही लिखना है आपको, न्यूमेरिकल दिया है पर लिखना कैसे, देखो आंसर नंबर 15 न्यूमेरिकल, ठीक है। और जो गिवन दिया है वो गिवन लिखा है, गिवन क्या दिया है, कॉनकेव मिरर जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 38 है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं गिवन लिखना, इससे एक अच्छा इंपैक्ट जाता है। टू फाइंड क्या करना है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ एफ से डिनोट करते हैं, तो उसको क्वेश्चन मार्क कीजिए, फाइंड करनी है, ठीक है। अब सॉल्यूशन, पहले ये फार्मूला लिखा है उन्होंने, ये फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है 2F इक्वल टू आर, तो इसी को यूज किया है और ये आंसर निकाला है। फिर इसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं छोड़ देना कि F इक्वल टू 90 सेंटीमीटर करके छोड़ दो, उसको लिखना भी है, जो पूछा है उसका लैंग्वेज में भी आंसर देना है। हैंस द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर, मैंने लिखा है फोकस लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 19 सेंटीमीटर, तो ऐसे लिखना है, सिर्फ आंसर निकाल के नहीं छोड़ देना है। ये मैथ्स के क्वेश्चन नहीं है, साइंस है, तो उसमें आंसर भी लिखने पड़ेंगे, क्या क्या पूछा है उसके बारे में, ठीक है। अब देखो अगला 16, इसमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, क्यों चमकते हैं, स्टार्स क्यों चमकते हैं उसके बारे में लिखा गया है। तो इसमें भी जो इंपॉर्टेंट है, जैसे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, इसको अंडरलाइन किया हुआ है, नॉट स्टेशनरी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं उसको अंडरलाइन कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है। ऐसे आप भी कोशिश करें जो इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करके रखें। आंसर नंबर 17, इसमें भी देखो, इसमें डिफाइन पूछी गई है तो डिफाइन तो लिख दिए, डिफाइन पूछी गई तो डिफाइन तो लिख दिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट चार्ज फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, ऐसे डिफाइंड इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ तक डिफाइन कंप्लीट हो गई। देखो किस तरीके इन्वर्टेड कॉमा भी यूज किया गया है, तो आप भी ऐसे यूज कर सकते हैं छोटे से डेफिनेशन में। और ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आई को भी देखो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आई। और एसआई यूनिट को अलग ऐसे नहीं लिख दिया कि इसके आगे पॉइंट लगा के लिख दो, इसकी अलग हेडिंग बनाई गई है, एसआई यूनिट क्या है, तो एम्पियर, एम्पियर, ठीक है। अब देखो आप आंसर 18 को भी ऐसे सही तरीके से आप देख रहे हो कितने तरीके से और साफ लिखा हुआ है। जो हेडिंग है, जो 2 क्वेश्चन पूछे तो उसमें अलग अलग हेडिंग बना दी, उनको लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो उसको एक बार काटें। हाँ, ये भी स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि अगर कोई गलत कुछ क्वेश्चन गलत हो गया तो उसको ऐसे 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 नहीं काटना है, उसके ऊपर पेन चला के नहीं रखनी है, बस अगर गलत हो गया तो उसको एक बार क्रॉस लिख दो, जैसे इसने किया है, क्रॉस लिख दिया है और
अंडरलाइन कर दी, फिर नीचे से आंसर। ऐसे नहीं करना क्योंकि गलत हो गया तो उसको ऐसे लगे हैं, कॉपी नहीं फट जाए, ठीक है, ऐसे नहीं काटना है, ठीक है। देखो आप क्वेश्चन नंबर 19 का और कर रहे हैं तो उसमें और लिखा है, क्वेश्चन नंबर 19 का और, क्वेश्चन नंबर 19 का और में अगर कर रहे हैं तो और लिखा है, ऐसे आप भी लिखना है। अगर और का क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको और लिखना पड़ेगा, ठीक है। और किसका फिगर उसके सामने उसका नाम, स्ट्रक्चर किस फिगर किसका है, मिथेनॉल का तो मिथेनॉल लिखा है, इथेनॉल का तो इथेनॉल, प्रोपाइन, ठीक है। अब ऐसे आंसर नंबर 22, इसमें मेंडल्स के बारे में, तो उनकी देखो उन्होंने पी प्लांट क्यों लिया था। ये क्वेश्चन आता है कि मेंडल्स ने पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया, जबकि और भी प्लांट्स को चूज़ कर सकते थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो उसको ज़्यादातर लोग कैसे लिखते हैं, पॉइंट्स में लिख देते हैं। देखो पर इसने क्या लिखा है, हेडिंग्स में लिखा है, ये होती है टॉपर्स। टॉपर्स अपने कुछ अलग ही लिखते हैं, पहले प्रैक्टिस करना उसके लिए फिर लिखना। जैसे इन्होंने देखो पॉइंट्स में लिखा है, सॉरी हेडिंग में लिखा है, शॉर्ट लाइफ स्पेन होती है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग होती है, मैनी कैरेक्टर्स होते हैं। फिर इनके अंदर थोड़ी थोड़ी एक एक लाइन में थोड़ा उसको समझा भी दी। इस तरीके से लिखोगे तो थोड़ा हटके लगेगा और नंबर भी अच्छे आएंगे। सिर्फ वही नहीं है कि सब एक जैसा लिखेंगे तो सबको एक जैसे नंबर नहीं मिल जाएंगे। 2 पॉइंट लिख दिए जो रटे रटाए जो परीक्षा अध्ययन में दिए हैं, वो परीक्षा अध्ययन से देख के जो लिखा है उसी हिसाब से नहीं लिखना है, अपन को कुछ अपने मन से भी लिखना पड़ेगा। अगर हेडिंग आ रही है तो हेडिंग बना के लिख दो, वरना पॉइंट भी चलेंगे, पॉइंट भी लिख सकते हो, पर हेडिंग थोड़ा अलग इम्पैक्ट डालती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं रिफ्रैक्शन। इसमें रिफ्रैक्शन के बारे में पूछा है, तो रिफ्रैक्शन की पहले डेफिनेशन होगी, फिर लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन बताया गया है। उसके बाद देखो डायग्राम, मोस्ट इंपोर्टेंट, साइंस में डायग्राम, साइंस है ही डायग्राम्स के लिए। अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे, इसमें देखो तो डायग्राम बनाया गया तरीके से अच्छे से और नीट और क्लीन डायग्राम। और डायग्राम में क्या क्या यूज किया गया, जैसे आई आर क्या बताता है, इंसिडेंट रेस, ठीक है। और एन क्या है, एन नॉर्मल है तो उन्होंने लिखा है एन नॉर्मल है, ठीक है। और ए आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ए आई एल एंगल आई, सॉरी एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसके बारे में बगल से लिखना है, सिर्फ डायग्राम बना के नहीं छोड़ देना है, उसको बारे में उसके लिखना है कि वो क्या डिनोट कर रहा है, क्या बता रहा है। सिर्फ ऐसे डायग्राम बना दो और पता ही नहीं चले चेक करने वाले को ये है क्या। तो तरीके से डायग्राम किसका है उसका नाम लिखो, डायग्राम क्या बताना चाह रहा है उसको भी लिखना है, ठीक है। आगे देखते हैं लॉस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो 2 लॉस लिख दिए, जो इंपोर्टेंट है उसको अंडरलाइन करके चले, ठीक है। और लास्ट में ये बैलेंसिंग वाली थी, तो बैलेंसिंग को देखो किस तरीके से साफ लिखा है, देखिए तो साफ नीट और क्लीन के भी नंबर रहते हैं, जितना अच्छा लिखोगे उतने अच्छे नंबर मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो उसको बैलेंस, पहले इक्वेशन लिखी, पहले इक्वेशन लिखी गई है, फिर इसको बैलेंस किया गया है। देखो ये पहले इक्वेशन लिखती, फिर इसको बैलेंसिंग के लिए अलग से इस तरीके से यूज किया, देखो फिर इनको सर्कल बॉक्स में बंद कर दिया। ऐसे आप भी कर सकते हैं, पहले इक्वेशन फिर उसका बैलेंस, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, अब देखो अगला क्वेश्चन, इसमें न्यूरॉन का फिगर है, न्यूरॉन के फिगर को बताया गया है। तो न्यूरॉन्स का फिगर देखो, नीट और क्लीन, कितना अच्छा डायग्राम बनाया है, नीट क्लीन डायग्राम, ठीक है। और इसको देखो किस तरीके से जो जो पार्ट्स हैं, डेंड्राइट, न्यूक्लियस, न्यूरोप्लाज्म, ठीक है, जो सब दिए गए हैं उनके बारे में अच्छे से लिखा हुआ है। एक्सॉन, ये फिगर किसका है, न्यूरॉन का, सेल बॉडी, मतलब फिगर कितना नीट और क्लीन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये आंसर गलत है, लेकिन हम सिर्फ ये आंसर गलत है, लेकिन आप उनको फिगर कैसे बनाना है वो अपन बता सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो ये वाला अगला फिगर जो है नेफ्रॉन का है, नेफ्रॉन देखो फिगर, ये बहुत से बच्चों को ये फिगर ही टफ लगता है कि ये फिगर बनेगा कैसे। देखो इधर बनाया भी गया है और राइट भी हुआ, उसको मार्क्स भी मिले। तो जो टॉपर्स होते हैं वो सब बना लेते हैं, ऐसा नहीं है कोई कठिन डायग्राम। देखो आप इस तरीके, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एक सेकंड, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से बनाया है और नेमिंग किस तरीके से है, अच्छी पूरा डायग्राम, लेवल्ड डायग्राम, ठीक है। देखो इसमें सब बोमेंस कैप्सूल क्या है, ट्यूबुलर पार्ट कौन सा है, कलेक्टिंग डक्ट कहाँ है, सब लिखा हुआ है, हेनलीज लूप कहाँ है, पीसीटी कहाँ है, ग्लोम्यूरल। चलिए अब अपन आगे देखते हैं। अब देखो अगला इसके फंक्शंस के बारे में लिखा हुआ है, इनिशियल फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन, इसके बारे में सब, ठीक है। तो कैसे लिखना है इस सब देखा आपने, अब कुछ पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ उसको याद रखना, उसको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है, एक सेकंड, सबसे फर्स्ट जो पॉइंट ध्यान रखना है वो है नीट और क्लीन, नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन लिखना है। ऐसा नहीं है कुछ भी लिखे जा रहे हैं, जो भी लिखो अच्छी साफ और सुंदर राइटिंग में लिखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो ध्यान रखना है वो है इम्पोर्टेंट, साइंटिफिक जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करनी, क्या करना है, अंडरलाइन, साइंटिफिक जैसे कीवर्ड्स हैं,
कोई क्वेश्चन में जो साइंटिफिक है, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है उसके लिए इसको अंडरलाइन करके रखना, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है इसको ध्यान रखना, डायग्राम। डायग्राम जिस क्वेश्चन में डायग्राम है उनको डायग्राम को बनाएं, अच्छे से बनाएं और नीट और क्लीन हो। डायग्राम कभी कभी 1 या 2 मार्क्स एक्स्ट्रा भी दिलवा देते। नीट और क्लीन डायग्राम होना चाहिए, अच्छे डायग्राम होने चाहिए और जिसमें रिएक्शंस पूछी है, रिएक्शंस जिसमें रिएक्शंस है उनमें उनमें रिएक्शंस लिखनी, जिससे जो अगर अपनी लैंग्वेज में कुछ गलती हो भी जाती है तो जो रिएक्शन अपन ने लिखी है, जो रिएक्शन हमने लिखी है, जो रिएक्शन हम लिख रहे हैं उसमें मार्क्स ना कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखें।